बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डाईटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था डाईटॉमिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रूटर, और उसके बाद हमने डिस्कस किया जो रियल केसेस हैं डाईटॉमिक मॉलिक्यूल एज नॉन रिजिड रूटर। उन सब की डिटेल के साथ स्टडी हम कर चुके हैं। तो अब हम स्विच करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो से ज़्यादा एटम्स हों। तो ऐसे मॉलिक्यूल लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल से जो लीनियर हैं। तो पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल से हम अपनी स्टडी का आगाज करते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। OCS कार्बन ऑक्सी सल्फाइड, यहाँ पर कार्बन और सल्फर के दरमियान और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड्स हैं, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है। तो कार्बन एटम इज हेयर sp हाइब्रिडाइज्ड। अनदर एग्जांपल क्लोरो एसिटाइलिन। एक बात जहन में रखिएगा, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल हो, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हों। तो एसिटाइलिन इट सेल्फ नॉन पोलर होती है, लेकिन क्लोरो एसिटाइलिन पोलर है। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। अगेन हेयर कार्बन और इन दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ज़ीनॉन फ्लोराइड, अनदर एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली हाइड्रोसायनिक एसिड, जिसको हाइड्रोजन साइनाइड भी कहते हैं, यहाँ भी इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड हो, sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो ही लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर ज़ीनान और फ्लोरीन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये ज़ीनान का इन दोनों फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनता है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड ही हो तभी मॉलिक्यूल लीनियर होगा। तो ये चार एग्जांपल्स हैं लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में लीनियर मॉलिक्यूल को हम पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इनका केस बहुत सिंपल है और इट इज़ वेरी क्लोज टू केस ऑफ डाईटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी इन मॉलिक्यूल की मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वैसी ही है तकरीबन जैसी डाईटॉमिक मॉलिक्यूल्स की है। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू दैट ऑफ डाईटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रूटर कंसीडर किया जाए तो उसकी रोटेशनल एनर्जी के लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। इसमें J रोटेशनल कांस्टेंट है, J रोटेशनल क्वांटम नंबर है इन दिस इक्वेशन, B रोटेशनल कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। और अगर हम एनर्जी को इन टर्म ऑफ वेव नंबर लिखना चाहें, यानी अगर हम एनर्जी की बजाय वेव नंबर लिखना चाहें, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कि आप एनर्जी को hc से डिवाइड करके उसे वेव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर। हमने इस इक्वेशन को hc से डिवाइड किया, नाउ इट इज़ एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर। ये दोनों एक्सप्रेशन हैं फॉर रिजिड रूटर। लेकिन रियल केस में मॉलिक्यूल रिजिड नहीं होगा। रिजिड रूटर का मतलब है कि मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो उसके बॉन्ड्स की लेंथ चेंज नहीं होगी, यानी मॉलिक्यूल में रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन नहीं होगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो रोटेशन के दौरान
उनके दोनों एटम्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। दोनों एटम इसलिए कह रहा हूं कि लेट्स टेक केस ऑफ OCS। यहाँ पर कार्बन एटम सेंटर में है ऑलमोस्ट, तो ये ऑक्सीजन और सल्फर टर्मिनल एटम्स हैं। जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनको अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करने की कोशिश करेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल टेंड टू मूव दीज एटम्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम R से शो कर रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, और रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज होने से यहाँ से देखें रोटेशनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रोटेशनल कांस्टेंट के। तो जब रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो रोटेशनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इट मीन रोटेशनल एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। एनर्जी गैप बिटवीन रोटेशनल लेवल विल डिक्रीज। फॉर नॉन रिजिड रूटर हम इस इक्वेशन में से ये पार्ट माइनस करेंगे। यहां पर कैपिटल D रिप्रेजेंट करता है डिस्टॉर्शन कांस्टेंट को, और बाकी फैक्टर वही हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर H एंड C। अगेन अगर आप रोटेशनल एनर्जी को वेव नंबर की टर्म में लिखना चाहें फॉर नॉन रिजिड रूटर, तो इसको हम इस पूरी इक्वेशन को हमने HC से डिवाइड कर दिया, वी गेट दिस इक्वेशन। अब देखें कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में डिफरेंस कहाँ पर होगा। अब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 ही एटम हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में 3, 4, 5, 6 से लेके बहुत सारे एटम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कोई भी तादाद हो सकती है। इट मीन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मैस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के मैस से ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड, फैक्ट है। और जब मैस ज़्यादा होगा तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इनका रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है रोटेशनल कांस्टेंट की जिसको हम कैपिटल B से शो करते हैं। ये रोटेशनल कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। इसमें इस पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है जो चेंज हो सकता है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। तो इट मीन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इंक्रीज होगा तो रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी लेस देन रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसको फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। एक जनरल सी एग्जांपल है कि आमतौर पर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू 10 के ऑर्डर में होती है नॉर्मली। ये नहीं कि सब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की 10 ही होती है, यानी 10 की रेंज में होती है, 10 के करीब करीब होती है। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू let me for polyatomic molecule this value is in order of 1. अब देखें इट मीन जब रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की कम होगी डाइएटॉमिक से, तो हमने कहा रोटेशनल एनर्जी ये डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट के। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तकरीबन 10 गुना कम है देन दैट ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसकी रोटेशनल एनर्जी भी उस हिसाब से कम होगी।
तो रोटेशनल एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज लेस देन रोटेशनल एनर्जी ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल क्लोजली स्पेस्ड होंगे, यानी जितना गैप डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल में है उससे कहीं कम गैप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल में होगा। तो ये इसको ज़रा हम इस बुक से भी, ये एक बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ये देखें, ये बुक का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय C.N. बेनवल। इसका 3rd एडिशन अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। इसका लेट मी सर्च, ये ऑलमोस्ट ये सिचुएशन होगी, यूं समझ लें कि ये एनर्जी लेवल जो लेफ्ट हैंड साइड पर एनर्जी लेवल हैं ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हैं, और राइट हैंड साइड पर एनर्जी लेवल ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के हैं। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का चूंकि मास ज़्यादा है इसलिए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी ज़्यादा है, इसलिए उनके रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम है, एंड कॉन्सिक्वेंटली उनकी एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड वेव नंबर उनकी वैल्यूज़ भी कम हैं। तो इनके एनर्जी लेवल क्लोजली स्पेस्ड हैं, चूँकि एनर्जी लेवल की चूँकि इनकी रोटेशनल एनर्जी कम है इसलिए तमाम एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब करीब हैं। रिलेटिवली दे आर क्लोज टू ईच अदर एज कंपेयर टू दैट ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये भी तकरीबन वैसी ही सिचुएशन है। अलबत्ता ये पहले कुछ एनर्जी लेवल ये इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट फ्यू एनर्जी लेवल्स दे आर ऑलमोस्ट एट सेम एनर्जी। इसकी वजह आपको बताऊंगा, क्योंकि जो पहले 3-4 एनर्जी लेवल्स होते हैं, पहले 3-4 जो रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं उनमें रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इन पहले तकरीबन 4 एनर्जी लेवल की एनर्जी वेरी क्लोज, वेरी सिमिलर, यानी जो एनर्जी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की है ये लेफ्ट हैंड साइड पर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, और राइट हैंड साइड पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं। अलबत्ता जब मॉलिक्यूल हायर रोटेशनल लेवल में जाता है, उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर जब 4 से इन्हांस होता है तो फिर उसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब स्ट्रांग होती है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट कर देती है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, इसलिए रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। और ये रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, और रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो कि राइट हैंड साइड पर हैं, इनमें डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल लेवल की एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। तो लोअर क्वांटम नंबर पर जब मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल में होते हैं तो उस वक्त चूँकि रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कम होती है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, वो मॉलिक्यूल के बॉन्ड को बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट नहीं कर सकती, इसलिए तकरीबन पहले 3 या 4 रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए रोटेशनल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, चूँकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन जब मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल रोटेशनल एनर्जी लेवल में जाता है, यानी जब उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर
बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उस हिसाब से उसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है, और रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वो मॉलिक्यूल के बांड को ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देती हैं। ये देखें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इस बुक में जो मैंने आपके साथ शेयर की है पेज नंबर 59 पर, इसका स्टार्ट लीनियर मॉलिक्यूल से और इसमें वही एग्जांपल्स हैं। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2.30। इसकी अब ये चूंकि वेव नंबर है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, ये वही यूनिट है जो वेव नंबर की होनी चाहिए। वेव नंबर की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मीटर इनवर्स, लेकिन आमतौर पर मीटर इनवर्स चूंकि बड़ी यूनिट है तो हम इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। ये स्टार्ट की पहली 4-5 लाइंस जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको यहाँ पर जिक्र मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि ऐसे मॉलिक्यूल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 किस्म के हैं। इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना ये ज़रा टीडियस जॉब है, क्योंकि आपको पहले तो देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। ये ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रल एटम में ही हो। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है OCS का, कार्बन ऑक्सीसल्फाइड का, इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन का, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार्बन पे नहीं है, क्योंकि कार्बन के दोनों तरफ जो एटम हैं उनकी मैस डिफरेंट है। ऑक्सीजन की मैस कम है, सल्फर की मैस बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कार्बन के ऊपर नहीं होगा, बल्कि ये कार्बन और सल्फर के दरमियान कहीं होगा। ये इस जहाँ पर आपको ये एरो साइन नज़र आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो आपने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो पहले तो आपने देखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सल्फर एटम के सेंटर का डिस्टेंस कितना है। ये जो RS से शो किया है ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ सल्फर एटम। इसके बाद ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कार्बन एटम के सल्फर का डिस्टेंस, कार्बन एटम के सेंटर का डिस्टेंस, इसको RC से शो किया है। हेयर CG स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ऑक्सीजन एटम, उसको ये RO से लेफ्ट साइड पे शो किया है। तो ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। ये बड़ी इस तरह की इक्वेशन के बाद फ़िलहाल हम इस टीडियस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया गया है। नाउ अगेन कम टू आवर स्लाइड्स। तो हमने पढ़ा कि रोटेशनल एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स is less than rotational energy of diatomic molecules, and energy level of polyatomic molecules are closely spaced than that of diatomic molecules. एक important बात, अगर polyatomic linear molecule में आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर दी जाए, यानी किसी एक एटम को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसके स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसका माइक्रोवेव स्टेटस या उसका रोटेशनल स्टेटस चेंज नहीं होता। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने डाइटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस किया था कि अगर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए डाइटॉमिक मॉलिक्यूल पर, तो उसमें फ़र्क पड़ता है। अगर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव है तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के बाद भी वो माइक्रोवेव एक्टिव ही रहता है, और अगर आपने हैवियर आइसोटोप लगा दिया तो मॉलिक्यूल का सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अगेन लेट अस गो टू दैट बुक। तो इसी बुक में आप आ जाएं पेज नंबर 52 पर। ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ये है जी इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, सेक्शन 2.303 बैनवल की बुक में। तो इसमें हमने पढ़ा था, लेकिन ये डिस्कशन है माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल की जो कि डाई एटॉमिक हैं, डाई एटॉमिक माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल, और उसमें हमने एग्जांपल ली हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये देखिएगा वेरी सेकंड लाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड में आमतौर पे कार्बन का एटॉमिक मैस, कार्बन का मैस नंबर 12 और ऑक्सीजन का 16। तो अगर हम कार्बन 12 को रिप्लेस कर दें विद कार्बन 13, तो कार्बन 13 चूंकि हैवियर आइसोटोप है, इट मीन अब मैस इंक्रीज हो गया। जब मैस इंक्रीज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज हो गया। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो गया। तो ये यहां पर लिखा है देयर इज ए मैस इंक्रीज एंड हेंस अ डिक्रीज इन बी वैल्यू। तो अब कार्बन 13 के साथ जो आइसोटोप आ गया उसके रोटेशनल कांस्टेंट को हम बी की बजाय बी प्राइम से शो करेंगे, और रोटेशनल कांस्टेंट बी की वैल्यू बी प्राइम से ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्बन 12 जिस मॉलिक्यूल में है, कार्बन मोनोऑक्साइड के जिस मॉलिक्यूल में कार्बन 12 लगा हुआ है उसका रोटेशनल कांस्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इसकी मैस कम है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के जिस मॉलिक्यूल में कार्बन 13 हमने लगा दिया उसका मैस इंक्रीज हो गया और रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो गया। ये डिफरेंस है दोनों का। बी रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी ये वैल्यू है 1.92118 सेंटीमीटर इनवर्स, और रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखें रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम है, और यहां से हमने फिर अंदाज़ा लगा लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका कम है और इसके एनर्जी लेवल। अब ये एनर्जी लेवल जो राइट साइड पर हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन 12 लगा हुआ है, और राइट साइड पर, राइट हैंड साइड पर कार्बन मोनोऑक्साइड, उस कार्बन मोनोऑक्साइड के एनर्जी लेवल हैं जहां पर कार्बन 13 लगा हुआ है, और कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड के एनर्जी लेवल लो एनर्जी पर हैं, यानी इसकी रोटेशनल एनर्जी कम है एज कंपेयर टू रोटेशनल एनर्जी ऑफ कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये सारी डिस्कशन उस वक्त है जब मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव हो। अगर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है तो फिर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से भी वो माइक्रोवेव एक्टिव नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिटाइलीन है, ईथीन है, ये मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है, तो इनमें अगर आप आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन कर भी दें तो भी ये माइक्रोवेव एक्टिव नहीं हो सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी सूरत में माइक्रोवेव एक्टिव नहीं बना सकते, क्योंकि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से सिर्फ मैस पे फर्क पड़ता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। अब ये देख लें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जो हमने लाइन लिखी है कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल अगर माइक्रोवेव एक्टिव है तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के बाद भी वो माइक्रोवेव एक्टिव रहेगा, और अगर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के बाद भी वो माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होगा। इसकी एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड is microwave inactive no matter which isotope of carbon and oxygen are attached. Carbon dioxide is microwave inactive no matter which isotope of carbon and oxygen is attached, or you can say which isotope of carbon and oxygen are present in molecule. तो इसमें ये 6 एग्जाम्पल्स गिवन हैं डिफरेंट आइसोटोप्स के साथ।
ये नॉर्मल जो टॉप पर है ये कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन का मास नंबर 12 और ऑक्सीजन का 16 है। चूंकि दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं और दोनों के बॉन्ड मोमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, लिहाजा ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 है। कार्बन डाइऑक्साइड में दो डबल बॉन्ड हैं, दोनों बॉन्ड पोलर हैं लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड में सेम हो और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जब हम उन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पर हमने ऑक्सीजन 16 को एक ऑक्सीजन 16 को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन 18 से। दूसरे जो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन है उसको हमने वही सेम रहने दिया। राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। लेकिन इस तरह रिप्लेस करने से चूंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैस पे मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा मॉलिक्यूल अब भी माइक्रोवेव इनएक्टिव है। और अगर आप कार्बन को रिप्लेस कर दें उसके आइसोटोप से, यानी कार्बन 12 की जगह ये नंबर 3 पर जो मॉलिक्यूल है टॉप टू बॉटम, कार्बन 12 को अगर हम कार्बन 14 से रिप्लेस कर दें तो भी मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव ही रहेगा। और अगर आप दोनों ऑक्सीजन एटम को उनके आइसोटोप से रिप्लेस कर दें, ऑक्सीजन 16 की बजाय ऑक्सीजन 18 यहाँ पर अटैच कर दें, तो भी मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव ही रहेगा। और अगर आप ऑक्सीजन के दोनों एटम्स को कार्बन 12 के साथ अटैच करें या ऑक्सीजन, ये देखें ये नंबर 4 और 5 पर जो दो मॉलिक्यूल हैं, एक में हमने कार्बन 14 के साथ ऑक्सीजन 18 के दोनों एटम अटैच किए, दूसरे में कार्बन 12 के साथ अटैच किए, और लास्ट वन हमने कार्बन 14 लिया और ऑक्सीजन का वही जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है ऑक्सीजन 16। तो चाहे आप कोई भी जतन कर लें इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मॉलिक्यूल बाय नेचर इन माइक्रोवेव इनएक्टिव है। तो इसको आप अब मसनूई तरीके से जस्ट आइसोटोप चेंज करके आप माइक्रोवेव एक्टिव नहीं बना सकते। फाइनली, फॉर रिजिड मॉलिक्यूल्स, for rigid router, values of internuclear distance, moment of inertia and rotational constant does not change during rotational transition। अगर आप मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव है या माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है, लेकिन उसको आप रिजिड रूटर कंसीडर कर रहे हैं, तो रिजिड रूटर को जब रोटेट करते हैं और जब उसकी माइक्रोवेव ट्रांजिशन होती हैं, यानी मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में जाता है, तो इस दौरान अगर वो रिजिड रूटर है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि दोनों एटम या जितने भी उसमें एटम हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही रहेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रिजिड रूटर में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब है जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है कि उसके सारे ही एटम अपनी उसी पोजीशन पर रहते हैं जहां वो पहले थे, चाहे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट हम इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम ये सपोज कर चुके हैं कि इंटरन्यूक्लियर कि ये मॉलिक्यूल अगर माइक्रोवेव एक्टिव है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रोटेशन के साथ चेंज नहीं होगा। ये जैसे अब पंखा अगर जब चलता है हम रेगुलेटर से डिमर से उसकी स्पीड चेंज करते हैं 1 2 3 4 5, तो उस दौरान पंखे के पार की लेंथ नहीं चेंज होती क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्टिव नहीं हो रही होती। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहेगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब चेंज नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिजिड रूटर का चेंज नहीं होगा, और रिजिड रूटर में माइक्रोवेव ट्रांजिशन से रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। लेकिन रियल केस में मॉलिक्यूल रिजिड रूटर नहीं होते,
ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम हर मालिक्यूल को रिजिड रूटर सपोज कर लें। एक्चुअली जब मालिक्यूल रोटेट करते हैं तो स्टार्ट में तो शायद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेग्लिजिबल हो, लेकिन जब उनकी स्पीड, जब उनकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, देन दे हैव सम रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फिर उनकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छी खासी इफेक्टिव हो जाती है, एप्रिशिएबल हो जाती है। तो फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी जब मॉलिक्यूल लोअर से हायर लेवल में जाता है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के, हमने पढ़ा है आई इज इक्वल टू म्यू आर स्केयर। आर स्केयर का मतलब है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर डबल हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है, तो ये अच्छी खासी इंक्रीज है। तो जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कई गुना इजाफा हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अच्छी खासी डिक्रीज हो जाएगी। देन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, एंड ऑल दिस विल बी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन। और इन नॉन रिजिड रूटर centrifugal distortion is significant, therefore they have low value of rotational energy at each rotational level। अलबत्ता पहले 4 रोटेशनल लेवल में इसको एग्जेम्पशन है, इसको इस खसूसी इस्तिस्ना हासिल है फॉर फर्स्ट 4 ट्रांजिशन, यानी मालिक्यूल J0 से J1 में या J1 से J2 में अगर चला जाए, J0 टू J1 का मतलब है मालिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में आ गया, और J1 टू J2 ट्रांजिशन का मतलब है मालिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, या मालिक्यूल सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल से थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला जाए, या थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल से फोर्थ एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला जाए। तो J0 से J4 तक, चूंकि हमारे सिलेक्शन रूल ये कहते हैं कि रिजिड रूटर हो या नॉन रिजिड रूटर हो, डेल्टा J की वैल्यू ±1 ही रहती है, यानी मालिक्यूल चाहे रोटेशनल ट्रांजिशन के दौरान, चाहे मालिक्यूल रिजिड रूटर हो या नॉन रिजिड रूटर हो, वो अपने एक्चुअल एग्जिस्टिंग रोटेशनल लेवल से एक स्टेप ऊपर जा सकता है या एक स्टेप नीचे आ सकता है। इससे बड़ी जंप उसको अलाउड नहीं है। लेकिन ये इस वक्त तक है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो हम रियलिटी के ज़्यादा करीब जाएंगे, तो फिर हम इस तरह की कंडीशन रिलैक्स करते चले जाएंगे। और अभी भी जब हम नेक्स्ट अभी तो हम पढ़ रहे हैं पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, जब हम पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में जाएंगे तो भी बहुत सारी रिलैक्सेशन इस रूल में आ जाएंगी, बट वी हैव टू वेट फॉर दैट। नाउ फॉर फर्स्ट 4 ट्रांजिशन सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। ये वो बात है जो हम कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि पहली 3-4 डिस्टॉर्शन ट्रांजिशंस के लिए सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, चूँकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। देयरफॉर वैल्यूज़ ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट रिमेन ऑलमोस्ट सेम, एंड कॉन्सिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। तो ये अब आज हमने डिस्कशन की लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसको अगर आप खुद भी नेट यूज़ करें तो कुछ चीज़ें आप यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग ले सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट एनर्जी डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये इमेजेस में अगर आप चले जाएं, इस तरह इस पर कुछ
वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो उनसे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। ये देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन इन्होंने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज़रा कॉम्प्लिकेटेड की हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की 3 टाइप्स हैं, सिमेट्रिक टॉप्स, एसिमेट्रिक टॉप्स एंड स्फेरिकल टॉप्स। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और आगाज़ में, चूँकि अब तक हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट की है दैट इज़ फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ कैसे ली जाती है, तो उसको इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।